दर्शकों, फिर से एक बार तमाम व्यूवर्स का हम खैर मकदम करते हैं, हम वेलकम करते हैं। जिस तरह दर्शकों आपको बखूबी इल्म है कि या कारगिल टुडे ग्रुप हो, लोगों के मसाइल मुश्किलातों को लेकर, चाहे इसमें पब्लिक इश्यूज़ हो, ग्रीवेंसेस हो, आला ओहदेदार तक पहुंचाने की हम भरपूर कोशिश करते हैं। और साथ ही साथ हम ब्लॉक लेवल हो या विलेज लेवल हो या तहसील लेवल हो या डिस्ट्रिक्ट लेवल हो या रीजनल लेवल के हो, उनके किसी भी किस्म के इश्यूज़ हो, उन्हें आला ओहदेदार जिसमें यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाने की हम भरपूर कोशिश करते हैं। और साथ ही साथ माहौल में किसी भी किस्म का कुछ भी अगर चल रहा हो, जिसमें सियासी गर्मा गर्मी हो, रिलीजियस कोई अफेयर हो या सोशल कोई किसी भी किस्म का, उसी से रिलेटेड पैनलिस्ट बुला के हम उन्हें दावत देकर हम उनकी राय भी आप तक पहुंचाने की हम भरपूर कोशिश करते हैं। तो आपका टाइम ज़ाया न करते हुए आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत आज हमारे साथ जुड़ने जा रहा है। 2015 बैच के आईएएस ऑफिसर है और साथ ही साथ प्रेजेंट अगर हम बात करें तो डिप्टी कमिश्नर सीईओ LHDC करगिल बसीरुल हक चौधरी साहब, बहुत बहुत स्वागत करते हैं सर, बहुत बहुत वेलकम करते हैं हमारे इस प्रोग्राम में। सर, प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले पूरे टीम की जानिब से आपको मुबारकबाद देना चाहता हूं सर। आज आपका जन्मदिन भी है, तो हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको पूरी टीम की जानिब से। तो चौधरी साहब, हमें पूरा पता है सर कि कोविड-19 को लेके शेड्यूल काफ़ी टाइट है आपका, ना दिन का ना रात का पता है, पूरे डिस्ट्रिक्ट को आप मॉनिटर कर रहे हैं सर। जब से ये पेंडेमिक लद्दाख में पहुंचे तब से आप सुबह शाम बिल्कुल लगे सर इसमें। तो मेरा स्ट्रेट अवे यही क्वेश्चन होगा सर कि कोविड-19 पेंडेमिक को लेके जब करगिल में पहले 2 सस्पेक्टेड जो केस आए सर, उस वक़्त आपने प्रॉम्प्ट एक्शन लेते हुए सेक्शन 144 जो है वो इम्पोज करा दी पूरे डिस्ट्रिक्ट में। डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत आपने ऑर्डर भी जारी की सर। तो और उस वक़्त अगर हम देश के दूसरे हिस्सों में अगर देखा जाए तो कोई लॉकडाउन का कोई सिस्टम नहीं था उस वक़्त। पहला जो लॉकडाउन हुआ करगिल में 144 दे के डिज़ास्टर मैनेजमेंट के एक्ट आपने पूरे लॉकडाउन करा दी। तो आपको नहीं लगता चौधरी साहब कि इस तरह के इक़दाम अगर नहीं उठाते तो ख़त्ते लद्दाख बिलखुसूस डिस्ट्रिक्ट करगिल हम एक बहुत बड़े प्रॉब्लम की उसमें हम आ सकते थे। तो जब से आपने लॉकडाउन की, आपको क्या लगता है सर, आप किस तरह देखते हो इस सीन? देखिए, जैसे मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ पे बहुत सारे ज़वार्स हैं जो ईरान गए हुए थे और वहाँ से उन्होंने अपनी वापसी भी शुरू की। और लगभग जब ये कोरोना वायरस का इशू जो है ये लद्दाख खित्ते के अंदर शुरू हुआ तो तब तक हमारे पास तकरीबन जो है वो 104 हाजी जो है वो वापस आ चुके थे। तो उसके बाद जब हमारी सर्विलेंस जो है वो 24/7 रहती थी, सुबह भी जो मॉनिटरिंग टीम जाती थी, शाम को भी जाती थी मेडिकल की, कि वो उनको चेक करने के लिए जाती थी। तो इसी दौरान जो है हमने एक सस्पेक्टेड केस पाया जो ईरान रिटर्नी था। तो जब उनको हमने यहाँ पे आइसोलेशन सेंटर में लाया तो वहाँ पे उनका जो टेस्ट कराया गया तो वो टेस्ट उनका नेगेटिव था। फिर उनके जो हस्बैंड थे उनको भी लाया, उनका भी टेस्ट कराया तो वो भी नेगेटिव था। दूसरा जो उनका बेटा था और उनकी बहू जो थी, तो जब उनका भी हमने लाया और टेस्ट करवाया तो उसमें वो सस्पेक्टेड मतलब वो पॉजिटिव केसेस आ गए। तो ये 16 मार्च 2020 की बात है। तो जब शाम को हमें पता लगा कि इनकी रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आ गई है तो हमने उसी दिन ही बैठ के पूरा प्लान चेकआउट किया, कंटेनमेंट जोन का प्लान पूरा चेकआउट किया, किस तरीके से हम एरियाज़ को आइसोलेट करेंगे और पूरे डिस्ट्रिक्ट में या किस तरीके से हम 144 लगा देंगे। तो वो उस समय मेरी जो टीम है पूरे, जैसे SSP है, ADC है, हमारे नायब तहसीलदार या तहसीलदार या SDM सांखू जो है, इन सब को मिला के और ख़ासकर जो हमारी मेडिकल की टीम है, इन सब के साथ बैठ के हमने और मैंने ये डिसीजन ले लिया कि भाई हम 144 जो है वो लगाएंगे। और उसी दिन सुबह 17 तारीख को सुबह 4 बजे से जो है 144 हमने पूरी डिस्ट्रिक्ट में लगा दिया और कंटेनमेंट जोन को जो है वो पर्टिकुलर वे में हमने रोक दिया उसी एरिया में। वहाँ से मूवमेंट जो है वो इन एंड आउट जो है वो ज़ीरो कर दी हमने। वहाँ से जितने भी उनके कॉन्टैक्ट्स थे उन सबको जो है क्वारंटीन सेंटर में लाया गया। तो वो उस समय मुझे जो उस समय की सिचुएशन को देखते हुए मुझे ये लगा कि यही एक ऑप्शन है। अगर ये ऑप्शन हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो सिचुएशन आगे जो है वो बहुत ख़राब हो सकती है, बिगड़ सकती है। सर, खत्ते लद्दाख में जो ट्विन डिस्ट्रिक्ट है लेह और करगिल, एज ए DM आप इस पेंडेमिक को आप किस तरह देखते हो? जैसे टेक्नोलॉजी के हिसाब से या रोडवेज़ के हिसाब से, टेलीकम्युनिकेशन के हिसाब से, अगर हम दिल्ली, जम्मू या बाहर
देश के बाहर के हिस्सों की बात करें तो वहाँ काफ़ी फैसिलिटीज़ भी है सर, काफ़ी हर किस्म के वहाँ को इतना इश्यूज़ नहीं आ रहे। तो एज ए डीएम आपको कितना चैलेंज है सर इस टाइप के पेंडेमिक को खत्ते लद्दाख जैसे बिलखुसूस करगिल जो एक रिमोट एरिया में पाया जाता है सर, टेक्नोलॉजी के हिसाब से, लैब्स के हिसाब से या बाकी मैन पावर के हिसाब से या बाकी जो इक्विपमेंट्स इसमें लगता है, एज ए डीएम आपको कितना देखो चैलेंज? ये मैं आपको बताता चलूं कि किसी भी एरिया में या कोई भी अगर ऐसा इशू आ जाता तो चैलेंजेस तो होते हैं, नो डाउट, कि चाहे वो दिल्ली हो चाहे करगिल हो, ऐसी कोई बात नहीं होती कि चैलेंजेस नहीं होते। बिकॉज जैसे ये बीमारी है, आपने देखा है कि ये बीमारी जो है सबके लिए नई है, तो चैलेंजेस सबके लिए एक ही जैसे हैं। बट हमारे यहाँ पे चैलेंजेस थोड़े से और ज़्यादा टफ थे। तो उन चैलेंजेस को अगर हम देखेंगे तो मुझे लगता है कि फिर काम नहीं होगा। हमें चैलेंजेस को ओवरकम करना है, हमें जो है वो सोल्यूशन ढूंढना है, हमें किस तरीके से ज़्यादा पब्लिक को जो है वो सेफ़ बनाना है। जैसे मैं आपको बताता चलूं कि हमारा यहाँ पे जोजिला जैसे 6 महीने के लिए बंद रहता है, इस बार तो बहुत जल्दी हमने खोल भी दिया था, लगभग 20 मार्च के करीब तो हमने खोल ही दिया था। लेकिन ये क्राइसिस होने की वजह से, जो कोविड-19 का क्राइसिस है, इसकी होने की वजह से जो है उसको फर्दर हमने नहीं खोला। जैसे आप देख भी रहे हैं, वैली के हालात देख रहे हैं, जम्मू के देख रहे हैं या अदर पार्ट ऑफ द कंट्री के देख रहे हैं। तो इसमें सबसे बड़ा चैलेंज ये आता है हमारे पास कि यहाँ से हमने सैंपल कलेक्ट करना है, उसको ले भेजना है, ले से वो दिल्ली जाएगा और फिर उसका रिजल्ट आएगा। तो उसके लिए भी हमने बहुत प्रॉपर मैकेनिज्म बना के जैसे हम उसी दिन रात में ही जो है वो सैंपल कलेक्शन देंगे और सुबह 9 बजे तक जो है ले एयरपोर्ट पे पहुंच जाएगा और सेम डे जो है वो दिल्ली भी पहुंच जाएगा और उसके वहाँ पे लेबॉर्ट्री में सैंपल्स जो है वो पहुंच जाते हैं। पहला तो ये हमारे पास चैलेंज था जिसको हमने ओवरकम किया। दूसरा हमारे पास ये चैलेंज था कि लोगों को अंडरस्टैंड करवाना, जो सबसे बड़ी बात है। लोगों को अंडरस्टैंड करवाना बहुत ज़रूरी इसलिए था क्योंकि हमारी यहाँ पे अगर आप देखेंगे बहुत क्लोज्ड सोसाइटी है। यहाँ पे अगर मान लो घर में 10 कमरे भी हैं, लेकिन फिर भी जो है वो फैमिली पूरा जो है मिलजुल के बैठती है, एक ही कमरे में रहते हैं, मतलब इनकी जो सोसाइटी के जो नाम्स होते हैं उसके अकॉर्डिंगली। तो यहाँ हमें सबसे बड़ा खतरा यही था कि अगर इस सोसाइटी में फैल गया तो हमारे लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा और बहुत बड़ा टफ टाइम जो है वो आने वाले टाइम में आ सकता था। दूसरी बात, जैसे हम बताएं तो लोगों को इनके साथ इनको समझवाना, इनको मोटिवेट करना, उसमें हमारे जितने भी मजहबी इदारे थे, समाजी इदारे थे, सियासी इदारे थे और काउंसिल जो थी, उन्होंने बहुत अच्छा रोल प्ले किया। उन्होंने लोगों को समझाया, हमने उनके साथ मीटिंग्स की, डिस्कशंस की कि हमारे चैलेंजेस क्या हैं, ये बीमारी जो है किस लेवल तक जा सकती है, उसमें हमारे क्या क्या खतरात हैं। इन सारी चीज़ों को जो है वो हमने इन सारी ऑर्गेनाइजेशंस के सामने, काउंसिल के सामने रखा और उन्होंने बहुत पॉजिटिव रिस्पांस दिया और जिसका नतीजा आप देख भी रहे हैं कि लोगों ने, उन्होंने वॉइस मैसेज के थ्रू, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज के थ्रू, अपने जो इश्तहार हैं उनके ज़रिए जो है उन्होंने लोगों को जो है वो बोला कि भाई जो कदम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उठा रही है, जो भी इकदाम उठा रही है, उसका पालन करें, आप उसके साथ जो है वो साझेदारी करें ताकि इस बीमारी को लड़ने से हमें मदद मिले। फिर उसके बाद जो एसेंशियल कमोडिटीज़ का था, तो अभी तक हमारे पास जो स्टोरेज थी वो काफ़ी ज़्यादा थी। उसमें अगर हम देखें तो जो हमारे पास CAPD जो राशन के थ्रू, जो डिपोज़ के थ्रू जो राशन जाता है, उसमें हमने ये इंश्योर किया अभी तक का राशन हर घर में हमने पहुंचा दिया। उसमें छोटे मोटे इश्यूज़ हैं जिनको हम वेरीफाई कर रहे हैं, देख रहे हैं कैसे उसको जो है वो टाइमली हम जो है वो उनको एड्रेस करें और ताकि जो है वो मुश्किलात भी जो है वो दूर हों। बाकी जैसे आप देख ही रहे हैं कि अब हम प्लान कर रहे हैं और जो हमारी UT एडमिनिस्ट्रेशन है, पर्टिकुलरली ऑनरेबल LG सर, एडवाइज़र सर, तो बहुत अच्छे कदम इन्होंने लिए हैं। जैसे अभी तक मैं आपको बता दूं कि हमने नियर अबाउट 100 टन्स जो है वो सामान लाया है। उसमें मेडिकल इक्विपमेंट्स भी हैं, उसमें मेडिसिन्स भी हैं, उसमें खाने पीने की चीज़ें भी हैं। ये सारी चीज़ें जब हमने वहाँ से लाई हैं तो इसको भरपूर तरीके से जैसे जैसे अवेलेबल हो रही हैं और उसी तरीके से हम दे रहे हैं और अभी तक जो है हमने बहुत सारी जगहों पर जो है ये सारी डिस्ट्रीब्यूशन कर दी हुई। चौधरी साहब, करगिल के 2 जगह जिसमें सांको और चिकतन को आपने कंटेनमेंट पॉलिसी के अंदर जो लाए गए हैं, तो उस एरिया के लोगों को किस तरह की सुविधाएं आप लोग प्रोवाइड कर रहे हो, स्पेशली एसेंशियल कमोडिटीज़ को, अगर कमोडिटीज़ की अगर हम बात करें, और साथ ही साथ फ्रंट लाइन पे जो काम कर रहे हैं जैसे मेडिकल पर्सनल्स हो, और उनको किस तरह की प्रिवेंटिव गेयर्स आपने उस कंटेनमेंट एरिया में आपने देखें, जैसे हमने 17 तारीख को जब से हमने लॉकडाउन कंप्लीट करगिल लॉकडाउन में डाला हुआ है। आई थिंक कि करगिल फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट है पूरे कंट्री में कि जिसने लॉकडाउन जो है वो 17 से ही लगाया। जो लॉकडाउन के बाद हमें जो 1 हफ्ते का टाइम मिला तो उसमें हमने सारी चीज़ें जो है वो अरेंज की। जैसे मेडिकल इक्विपमेंट्स जो हैं हमने अरेंज किए, एसेंशियल कमोडिटीज़ की जो आइटम्स थी उनको भी अरेंज किए। और दूसरा मैं ये आपको बताऊं, जो कंटेनमेंट जोन है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि लोगों को रोक देना है। हमारा जो वहाँ पे मकसद ये है कि वहाँ से पॉपुलेशन बाहर ना आए,
उस एरिया को छोड़ के, और बाहर की पॉपुलेशन उस एरिया में दाखिल ना हो, ताकि दोनों तरीकों से ना उनको इन्फेक्शन हो ना इस तरफ से इन्फेक्शन हो। तो इन चीज़ों में हमने एक पूरा प्रॉपर प्लान किया है। जैसे आप देखें कि एसेंशियल कमोडिटीज़ का सबसे बड़ा प्लान रहता है कि लोगों को खाना देना है, तो उसके लिए हमने जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इंश्योर किया है। हमारे यहाँ नोडल अफसर है, तो अभी तक किसी भी एरिया में कोई भी ऐसा घर नहीं है जहाँ पे कंटेनमेंट जोन में दोनों में, वैसे तो पूरे करगिल में नहीं है, लेकिन पूरे दोनों कंटेनमेंट जोन है उसमें राशन की सप्लाई जो है वो बहुत अच्छे से हुई है, और हमने डोर टू डोर की है। ये फॉर द फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि हमने राशन की डिस्ट्रीब्यूशन डोर टू डोर की है। दूसरा मैं आप इसमें बताऊं कि जैसे वेजिटेबल्स होंगी और जो छोटी मोटी एसेंशियल कमोडिटीज़ की बात करें अगर हम, वो भी हमने टाइमली पहुंचाई है। जैसे आपने देखा होगा कि पहले हमने जो सांखू एरिया था उसको कंटेनमेंट में डाला था, वहाँ पे इन सारी चीज़ों की सप्लाई दी हमने। फिर हमारी वहाँ पे जो मेडिकल टीम है, खासकर बीएमओ सांखू और बीएमओ चिकतन जो है, दोनों की जो टीम बनाई हुई है वो हाउस टू हाउस सर्वे कर रहे हैं, और उसमें किसी किस्म का कोई भी अगर पॉजिटिव केस निकलता है, कोई भी सिम्टोमेटिक केस अगर निकलता है, तो उसको फ़ौरन जो है हम आइसोलेशन में या क्वारंटीन में यहाँ पे ट्रांसफ़र करते हैं। जैसे सांखू से 2 केसेस अभी हमारे पास सिम्टोमेटिक थे, यहाँ लाया, उनका टेस्ट कराया, दे आर ऑल नेगेटिव। उसके बाद चिकतन में भी हमारी जो पूरी टीम है वहाँ पे, चाहे पुलिस की टीम हो, मेडिकल की टीम हो, रेवेन्यू के जो सब डिवीज़न की टीम हो, प्रॉपर वे में कोऑर्डिनेशन से जो है वो काम हो रहा है, एंड विद द हेल्प ऑफ आल्सो काउंसलर्स, जितने भी हमारे ऑनरेबल काउंसलर्स हैं उनकी वजह से भी, तो सारी चीज़ें जो है ये स्मूथ हो रही हैं। छोटी मोटी कहीं ना कहीं कमी है तो हम वक्तन फ़क्तन उसको जो है वो पूरा कर रहे हैं। सर, जिस तरह देश के दूसरे हिस्सों की तरह लॉकडाउन का सिलसिला जो है करगिल, लद्दाख, यूटी में भी हमें देखने को मिल रहा है सर, तो इसी बीच करगिल हेडक्वार्टर में रूरल एरियाज़ के कुछ लोग फंसे हुए हैं सर। इससे पहले भी सवालात की थी आपसे, अब तो फार्मिंग सीज़न भी शुरू होने वाला है सर, तो ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से उनको अपने घर पहुंचाने के लिए कोई अभी तक पॉलिसी वगैरह फ्रेम की है सर? क्योंकि एग्रीकल्चरल जो काम होते हैं वो सीज़न में एक बार आते सर, अगर एक बार चला गया तो फिर दोबारा तो ये कर नहीं सकता। तो क्या हमें, और सुनने में भी ये आ रहा है सर कि 14 अप्रैल के बाद कुछ रिलैक्सेशन वगैरह, ऐसा कुछ आप लोगों ने कुछ पॉलिसी या प्रोग्राम? मैं आपको बताता हूं कि बहुत सारे लोग हमारे जो हैं वो यहाँ पे करगिल में किराए पे रहते हैं, चाहे वो सांखू सब डिवीज़न से हो, चिकतन से हो, या दूर दराज इलाकों से आकर यहाँ पे रहते हैं। जब सांखू हमने 1 मिनट कंटेनमेंट जोन में डाल दिया तो हमें एप्रीहेंशन है कि जहाँ पे एक एपी सेंटर है, 2 केसेस हमारे पॉजिटिव हैं, तो वहाँ पे किसी भी पॉपुलेशन को भेजने का मतलब ये है कि हम ह्यूमन लाइफ को जो है वो रिस्क में डाल रहे हैं। तो ये स्टेप इसीलिए लिया गया ताकि मूवमेंट जो है, लॉकडाउन का मतलब असल में ये है कि जब किसी किस्म की बीमारी से बचना है, और ऐसी बीमारी जो कंटेक्ट टू कंटेक्ट जो है वो जा रही है, तो इसमें जब तक हम ऐसे मेजर्स नहीं लेंगे तब तक हमें किसी भी किस्म की कामयाबी मिलने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। यहाँ पे जो भी पॉपुलेशन है उसको हम जो है वो राशन भी प्रोवाइड कर रहे हैं, और छोटी मोटी चीज़ें जो है, जैसे आप देख रहे हैं कि भाई हमारी भी जो टीम है, आप देखेंगे अगर कि वो भी कितने रिस्क पे है, 24/7 वो काम करती है, चाहे मेडिकल की टीम हो, चाहे रेवेन्यू की टीम हो, चाहे पुलिस की टीम हो, चाहे सीएपीडी के हों, तो सारे वर्कर्स जो हैं वहाँ पे वो एक जाके फ्रंट लाइन पे काम करते हैं, तो वो भी एक रिस्क फैक्टर है, उसको भी हमने जो है वो लेके चलना है। दूसरा, जैसे आपने एग्रीकल्चर की बात की, तो अभी तक एग्रीकल्चर में मुझे लगता है 90% जो है हमारी एग्रीकल्चर की एक्टिविटीज़ पूरी हो गई हैं। कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे अभी एग्रीकल्चर की एक्टिविटीज़ पूरी नहीं हुई, रिमोट एरियाज़ में नहीं हुई हैं। उसमें जो एरियाज़ में जिस तरीके से, जैसे कंटेनमेंट जोन में उसकी एक पॉलिसी है कि एग्रीकल्चर कैसे होगा, वहाँ पे एसडीएम जो है वो मजाज है, जैसे यहाँ आपने देखा होगा कि कूलों की सफाई करते हैं, वो सारा एक प्लान हमने जो है सब डिवीजन लेवल पे, पर्टिकुलरली जो कंटेनमेंट जोन है, बाकी एरियाज़ में तो हमें प्लान के तहत के सोशल डिस्टेंसिंग प्रॉपर होनी चाहिए, 500 मीटर में 3 आदमी से ज़्यादा जो है काम नहीं करने चाहिए, और एक ही फैमिली के लोग जो हैं उसमें काम करने चाहिए, मिक्सअप नहीं होने चाहिए। तो ये सारा प्लान जो है ये हमारा ग्राउंड पे तैयार है और इम्प्लीमेंटेड है, और इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं जैसे जैसे हमें ज़रूरत पड़ रही है। और किसी एरिया में हमने एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ को जो है वो रोका नहीं है। विलेज टू विलेज, जैसे आपने देखा होगा अभी सोद का इलाका हमारा तो पूरी एग्रीकल्चर लगभग कंप्लीट हो गई है। उसके बाद सलेस्कूट, हमारा जीएमपुर, ये मिंजी वाला इलाका, इसमें भी एग्रीकल्चर लगभग पूरी हो गई है। तो बहुत सारे इलाके हमारे ऐसे हैं जहाँ पे प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन के तहत ही एग्रीकल्चर जो है वो मतलब उनको करने दिया जा रहा है। दूसरा, जैसे आपने बोला कि लोगों को घर नहीं जाने दिया जा रहा, तो अगर कंटेनमेंट जोन के अंदर है, 28 डेज का उनका पूरा टाइम फ्रेम होता है, उसके बाद भी उनके ऊपर वॉच रखी जाती है। तो हम अभी लोगों को इसलिए नहीं वहाँ जाने दे रहे हैं ताकि किसी किस्म का कोई ख़तरा उनकी लाइफ को ना हो। अगर छोटी मोटी चीज़ें, जैसे आप देख रहे हैं कि लॉकडाउन में इफेक्ट तो होगा, अगर पहले वो जो है घर के सारे परिवार मिलकर खेती करते थे, तो अब 4-5 ही करेंगे, सारे मिलकर नहीं कर पा रहे। तो ये इस चीज़ को
हमने इसलिए ये किया है, जो रिस्ट्रिक्शंस और लॉकडाउन इसलिए लिया है ताकि हमारे यहाँ पे जितनी भी पब्लिक है, जो हमारे यहाँ पे आवाम है, इसकी सेहत को कैसे हम जो है वो सिक्योर कर सकें और किसी तरीके से इनको रिस्क जो है वो लाइफ में ना हो। बिल्कुल। तो नाज़रीन, यहाँ लेते एक छोटा सा तिजारती वक्फा। हमारे साथ जुड़े जनाब बसीरुल हक चौधरी साहब। जो फंसे है बाहर देशों में, तो एज ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट किस कस्म के इक़दाम उठा रहा है, या उन्हें कंटिन्यू वहाँ रहना है, या कुछ पॉलिसी वगैरह बना के आप लोग उन्हें यहाँ ला रहे हो? सर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए, इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि इसमें बड़े लेवल का डिसीजन होगा और ये यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का डिसीजन होगा जिसको हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि हमें जितने भी हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन जो बाहर है, अभी लगभग अगर हम देखें तो पूरे लद्दाख खित्ते से लगभग 10 से 15 हज़ार के करीब जो है वो तालिबे इल्म ही बाहर है, स्टूडेंट्स हैं। उसके साथ साथ जो हमारे लोग जो हैं सर्दियों में जम्मू जाते हैं या दिल्ली जाते हैं, किसी भी मतलब मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में कोनों में जाते हैं। लेकिन इस चीज़ को अगर हम इस तरीके से देखें कि ये क्राइसिस जो है वो बीमारी का है, ऐसा नहीं है कि कहीं कहीं हालात ख़राब हैं, वहाँ पे उन एरियाज़ में से लोगों को निकालना है, ये करना है। अगर कोई पॉलिसी इसमें बनेगी तो 14th के बाद ही बनेगी और इस पॉलिसी को जो है वो बनाएंगे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अपने लेवल पे कोई प्लान नहीं बना सकती है। दूसरा, मैं आपको ये चीज़ बताऊँ कि इस समय करगिल में जितने भी केसेस हैं, लेह में जितने भी केसेस हैं, मतलब पूरे लद्दाख खित्ते की हम बात करें तो अगर हमारे केसेस जो हैं वो चाहे हम श्रीनगर की बात करें, मतलब कश्मीर वैली की बात करें, जम्मू की करें या किसी और हिस्से की बात करें, तो इस समय इतने लोगों को वहाँ से निकाल के यहाँ लाना ये बड़ा एक डिफ़िकल्ट प्रोसेस है और एक बड़ा मुश्किल काम है। इसलिए जो लोग जहाँ बैठे हैं, मैं उनसे यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप जहाँ बैठे हैं वहीं रहें। आप अगर मूवमेंट करेंगे तो आप ख़तरे में आएंगे, क्योंकि आपको कहाँ से इन्फेक्शन आएगा ये आपको पता नहीं। अगर आप जहाँ बैठे हैं उन्हीं जगहों पे रहेंगे तो आपको जो वायरस है उसके इन्फेक्शन के चांसेस कम हैं। आप जहाँ पे भी देखेंगे कि अभी ऊपर वाले की मदद से या यहाँ के लोग, तो हमारे लोग जहाँ पे भी हैं वो चुपचाप बैठे हुए हैं, अपने अपने घरों में ही बैठे हुए हैं। तो अभी तक ऐसा कोई हमारे पास केस नहीं आया कि भाई लद्दाख खित्ते से जो है बाहर कोई आदमी इन्फेक्टेड है वो फैला रहा है। तो इसका मतलब कि हमारे लोग जो हैं इस चीज़ को समझ रहे हैं और इस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं। तो अगर ये कोई 14th के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या डिसीजन लेती है, हमारी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन क्या डिसीजन लेती है, वो उसी डिसीजन पे ही हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। लेकिन कहीं पे भी अगर आप देखेंगे कि किसी भी एक लोगों को लाने की एक पॉलिसी होती है, आप बैक टू बैक उनको नहीं ला सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपने अगर आज की डेट में 1000 आदमी लाया है, आपको प्रॉपरली क्वारंटीन करना है।
प्रॉपर क्वारंटीन करने के बाद उसमें आप देखेंगे हमारी मैन पावर कितनी लगती है, हमारी सर्विलेंस कितनी लगती है, और उसमें हमें कम्युनिटी लेवल पे लोगों को जो है वो एंगेज करना पड़ता है। तो यही तरीके से जाके जो है वो चीज़ें सक्सेसफुल होती हैं। तो अगर इसका कोई प्लान बनेगा भी तो वो एक प्रॉपर प्लान में और स्टेज वाइज फेज वाइज ही बनेगा, और उसी पे ही अमल मुझे लगता है हो पाएगा। सर इसी के साथ और एक क्वेश्चन बनता है सर, ईरान पिलग्रिमेज को लेके ऑलरेडी जो क्वारंटाइन में है सर, जैसलमेर राजस्थान वगैरह में, तो बार हमसे भी रिक्वेस्ट की है, आपको भी इन्होंने काफ़ी बार रिक्वेस्ट की है सर, जो क्वारंटाइन में है, क्वारंटाइन कंप्लीट करने के बाद उन्हें फिर से क्वारंटाइन होगा या होम क्वारंटाइन की उन्हें सलाह दी जाएगी, और उन्हें जो राजस्थान में जो है सर ऑलरेडी क्वारंटाइन पे है उन्हें कब ली जाएगी, और जो रिमेनिंग 250 से कि 300 के करीब अभी ईरान में है सर पिलग्रिम्स। देखिए तो ये जैसे आपने बताया है तो ये प्योर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और हमारे सिटीजन्स हैं, तो ऐसा कोई भी नहीं, कोई चीज़ सामने आ ही नहीं सकती है, ना होगी ऐसी कि हमारे शहरियों के खिलाफ हमारा मुल्क जो है उनको वहाँ से इवैक्यूएट नहीं करेगा। एक पॉलिसी के तहत उनको इवैक्यूएट किया जाएगा। और जैसे आपने देखा है कि अभी तक हमारे 350 से 400 के करीब जो है वो ईरान से हाजी दिल्ली में आए हुए हैं, मुख्तलिफ हिंदुस्तान के कोनों में क्वारंटीन कर रहे हैं। पहला जो ग्रुप था उसने क्वारंटीन किया, फिर जब उनका टेस्ट किया तो एक आदमी और पॉजिटिव निकला, तो फिर उसके बाद उनको फर्दर क्वारंटीन करना पड़ता है। ये एक एसओपी है, इसके बिना हम कुछ कर नहीं सकते, बिकॉज ये सारे मेडिकल के जो लोग हैं वो ये चीज़ें डिसाइड करते हैं। दूसरा, जो फर्दर हमारे जो बाकी जगहों पे जो क्वारंटीन थे उनमें से भी 12 केसेस दोबारा पॉजिटिव आ गए। तो जब दोबारा पॉजिटिव आ गए तो फर्दर उनको क्वारंटीन करना कि उनकी लाइफ रिस्क में ना हो, ठीक है ना। जब उनको यहाँ पे लाया जाएगा, हमारे पास यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि लगभग 2000 बेड की कैपेसिटी है क्वारंटीन करने की, जिसमें हमारी इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन की फैसिलिटी लगभग 1150 के करीब है। उसके बाद आर्मी के पास 400 बेड की कैपेसिटी है। उसके बाद जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है उनके पास रफली 500 बेड की कैपेसिटी है। तो इस तरीके से जब वो यहाँ पे आएंगे तो उनको हम फर्दर क्वारंटीन करेंगे। फर्दर क्वारंटीन करने के बाद ही हम उनको जो है वो घर इसका मतलब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जिला इंतजामिया बिल्कुल उनको प्रिपेयर है, हर जगह क्वारंटाइन रेडी रखा है। आर्मी ने भी हमने देखा सर कि 500 कैपेसिटी का क्वारंटाइन है, और श्रीनगर करगिल कौमी शाहरा पे भी काफ़ी क्वारंटाइन जो आपने कल विजिट की जी। तो इसका मतलब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, हाँ, हम फुली प्रिपेयर्ड हैं, लेकिन फेज्ड मैनर में एकदम से जो है, क्योंकि हमारी टीम एक प्रॉपर वे में चलता है, क्योंकि ये एक मेडिकल का काम है। अगर आप देखेंगे बाहर से कितने लोग लाने हैं, उनकी सेहत का ख्याल रखना है, उनका रोज़ चेकिंग होनी, चेकअप होना है, ये सारी चीज़ें होने के लिए एक हमें मैन पावर चाहिए रहती है और एक प्रॉपर वे में चाहिए रहती है। अगर उसी मैन पावर को 24/7 हम यूज़ करना शुरू कर देंगे तो एग्जॉस्ट हो जाएंगे, उनकी भी फैमिली है। अगर उनमें से किसी को इन्फेक्शन हो जाता है तो वो हमारे लिए एक और बड़ा चैलेंज हो जाता है। तो इसलिए एक प्लान्ड वे में, एक स्ट्रेटेजिक वे में जो है ये सारे काम किए जाते हैं। जिस तरह आपने बता दी सर कि इससे पहले भी आपने फरमाया कि एसेंशियल कमोडिटीज़ को लेके, और आपको भी बखूबी इल्म है सर कि माह रमज़ान, होली मंथ ऑफ रमज़ान भी अप्रोचिंग है, और जब हमारे बात हुई मर्चेंट एसोसिएशन वगैरह से, उन्होंने भी बोला कि 1-2 बार अगर ज़ोजिला लिंक हो जाए, एसेंशियल कमोडिटीज़ की अशद ज़रूरत है, तो कब तक प्रॉपर स्टॉकिंग्स होगी सर? अवामी एक बार जानना चाहते हैं। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसमें 2 चीज़ें हैं हमारी जो है वो, एक तो एयरलिफ्ट करा रहे हैं हम जम्मू से, चंडीगढ़ से, और जैसे आपने देखा भी है कि वहाँ से जो सामान आ रहा है वो प्रॉपर वे में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि हम जो प्लान कर रहे हैं अभी कि हमारे एसेंशियल कमोडिटीज़ के कुछ ट्रक्स जो हैं वो जम्मू से आएँ, तो अभी तक वहाँ पे उनकी लोडिंग जो है वो चल रही है। 1-2 दिन में वो तैयार हो जाएगी, तो वी आर प्लानिंग के 10 एसेंशियल कमोडिटीज़ के ट्रक जो है वो करगिल पहुँचाए जाएँ। और बाकी जो हमारी एयर लिफ्टिंग है वो तो जो एयर लिफ्टिंग की जो आप बात कर रहे हैं सर, उसमें काफ़ी कंप्लेंट्स आ रहे हैं सर, वो सिर्फ लेह तक महदूद है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखो, मैं आपको एक बड़ा सिंपल सी बात बताएं कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो किसी भी तरीके से या किसी भी ज़ाविये से कभी भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन सदियों से चलती आ रही है, आपने देखा ही है। इसमें ऐसा किसी किस्म का कोई वो नहीं है। जैसा आपने देखा है कि हमारे पास अभी तक के करीब, मैं बताऊं आपको कि 100 टन से ज़्यादा माल हमारे पास करगिल में आया है, चाहे वो N32 से आया हो, C-17 से आया हो, IL-76 से आया हो। प्रॉपर वे में आता है, और प्रॉपर वे में जो है जहाँ जहाँ ज़रूरत है उस हिसाब से जो है वो तकसीम किया जाता है। अगर हम जैसे मेडिकल इक्विपमेंट्स की बात करें, अब लेह में केसेस ज़्यादा हैं तो इसका मतलब कि वहाँ पे मेडिकल इक्विपमेंट्स की चीज़ों की ज़रूरत ज़्यादा है, हमारे यहाँ केसेस कम है तो इसका मतलब कम है, क्योंकि ये एक ज़रूरत के मुताबिक है। ऐसा नहीं कि हर आदमी को जो है वो टैबलेट या टिक्की जो है वो हमने दे देनी, जिसको ज़रूरत है उसी को देनी।
सर, जिस सिलसिले में आपने एलोस वगैरह आपने डिप्यूट कर रखी है दिल्ली, श्रीनगर, जम्मू, चंडीगढ़ में, तो स्टूडेंट्स का बार बार यही कंप्लेन आ रहा है सर कि एलो जो है प्रॉपर वे से काम नहीं आ रहा है, और एलोस जो है उनका तो बराबर आपके साथ कांटेक्ट में है सर। तो आपसे भी रिक्वेस्ट की है कि मोस्टली प्रॉब्लम जो स्टूडेंट्स जो है वो काफ़ी प्रॉब्लम मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है सर कि एलोस जो है उन्हें। देखो, जैसे मैं आपको बताऊं कि हमारे पास जो हमारी जगहें हैं, जैसे जम्मू में हमारा करगिल हाउस है, बॉयज़ हॉस्टल करगिल है, श्रीनगर में भी करगिल हाउस है और बॉयज़ हॉस्टल करगिल है। तो वहाँ पे जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, जितने भी रह रहे हैं, तो हमने वहाँ इंश्योर किया कि उनको खाने पीने का सामान, रहने का सामान जो है वो फ्री मुहैया करवाया जाए। तो उसमें किसी किस्म की कोई कंप्लेंट नहीं है। बाकी जैसे आप देखेंगे कि कश्मीर वैली के अंदर जो एलो है वो भी हमारा एक इंसान है, मशीन तो है नहीं है। बिल्कुल। अगर वो किसी एरिया में कश्मीर में अगर वो मूवमेंट कर रहा है तो उसको भी कहीं ना कहीं ये डर है कि मैं ऐसी जगह ना चला जाऊं कि जहां से मुझे इन्फेक्शन हो। अगर उसको इन्फेक्शन हो जाएगी तो इसका मतलब कि वो जहां जिससे मिला है उसको भी प्रॉब्लम होगी। तो इस वे में जितना उनसे हो सकता है उतना वो कर रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं कि क्राइसिस के समय पे है, छोटी मोटी चीज़ें जो भी हमारे पास अभी तक, मेरे पास लगभग मोर देन 100 मैसेजेस आए हैं कि हमें फूड नहीं है, ऐसा नहीं है। तो वो जो है उसी दिन ही, या तो उसी दिन ही उनको रिजॉल्व किया गया है या दूसरे नेक्स्ट डे जो है वो हमने रिजॉल्व किया है। तो मेरी लोगों से यही अपील है, जो हमारे स्टूडेंट बाहर हैं या आवाम बाहर है, अगर इस किस्म की कोई भी परेशानी या प्रॉब्लम आपको आती है, आप हमें कांटेक्ट करें। मैंने तो ट्विटर पे अपना नंबर शेयर किया है कि आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, क्योंकि व्हाट्सएप आप करेंगे तो विद इन नो टाइम जो है आपको वापस जवाब मिल जाएगा और जो उनका ग्रीवांस है उसको उसका रिड्रेसल हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर जितना वो हमें कांटेक्ट करेंगे उतना वो हम करते जाएंगे। जैसे हमारा जम्मू में एक एलो है, श्रीनगर में एक एलो है। तो इस तरीके से एक आदमी जो है वो हालांकि बहुत कोशिश कर रहे हैं कि वो हर जगह जाने की जो है वो राशन प्रोवाइड करें, मेडिसिन प्रोवाइड करें। अगर किसी को गाड़ी चाहिए रहती है, जैसे जम्मू में हमें 2-3 केसेस में ऐसा हुआ कि कुछ हमारे लोग या बच्चे बीमार हुए, जो ही उन्होंने एलो को कांटेक्ट किया तो एलो ने अपनी गाड़ी से जो है उनको हॉस्पिटल में शिफ्ट किया है। तो ये एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड है वो करते हैं। दूसरा, हर डिस्ट्रिक्ट की अपना एक रिस्ट्रिक्शन पॉलिसी है। अगर वो इतना ज़्यादा फ्रीली मूव करेंगे, आज की डेट में अगर आपको बोलेंगे कि आप कश्मीर में फ्रीली मूव करो तो आप भी नहीं करेंगे। तो इसलिए एलो जो है वो भी अपनी जान पे खेल के उसका जो है अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म कर रहा है, और जितना एक लिमिट है उसमें वो कर रहा है। अगर छोटी मोटी कोई गलती रहती है या कोताही हो जाती है तो उसको हम पूरा कर रहे हैं। सर, एक तरफ से लोगों को कोविड-19 के बारे में अवेयर करने के लिए आपकी तरफ से, यानी कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो इकदाम उठाए गए हैं, चाहे वो डोर टू डोर अवेयरनेस कैंपेन हो, ऑडियो वीडियो विजुअल के ज़रिए लोगों को अवेयर कर रहा हो, या रिलीजियस सोशल ऑर्गेनाइजेशन के रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू भी आप लोग इन्हें अवेयर कर रहे हो, और गवर्नमेंट, जहाँ तक हम देख रहे हैं सर, गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शंस का पालन करते हुए लोग हमें नज़र आ रहे हैं सर। तो इससे कोविड-19 के ख़िलाफ़ लड़ने और कंट्रोल करने के लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कितना सपोर्ट मिल रहा है सर? क्योंकि देखो, जैसे मैं आपको बताऊं कि सपोर्ट की अगर हम बात करें तो जितना करगिल में प्यार और सपोर्ट मुझे मिला है, शायद मुझे नहीं लगता कि मैंने और जगहों पे भी सर्विस की है। मैं कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब इस क्राइसिस के समय पे, जो हमारा इस समय जो आप कोविड-19 को देख रहे हैं, इस क्राइसिस के दौरान जो है लोगों ने जो सपोर्ट किया हमारे, चाहे वो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे समाजी सोशल ऑर्गेनाइजेशन हो, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हो, या इंडिविजुअल कोई भी हो, हमारी काउंसिल है, इन्होंने बढ़ चढ़ कर साथ दिया। खासकर फिरोज अहमद खान साहब ने बड़ा बढ़ चढ़ कर जो है वो साथ दिया है, लोगों को समझाया है और लोगों के साथ बातचीत की है, जिसकी वजह से हम अपनी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने में कामयाब रहे हैं। और मैं लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जितना सपोर्ट उन्होंने दिया है वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में भी ऐसा सपोर्ट मिलेगा तो हम इस बीमारी से या किसी भी चैलेंज से जो है वो हम लड़ सकते हैं और कामयाब हो सकते हैं। जी, तो नाज़रीन, यहाँ और एक छोटा सा तिजारती वक्फा लेते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं जनाब बसीरुल हक चौधरी साहब।
तो नाजरीन फिर से एक बार तमाम व्यूवर्स का हम खैर मकदम करते हैं कमर्शियल ब्रेक के बाद। तो चौधरी साहब, जिस तरह आपने अभी फरमाया कि पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हो या रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन हो या सोशल ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअली काफ़ी लोग सपोर्ट कर रहे हैं, और साथ ही साथ हमने रिसेंटली देखा कि सर कि हमारे लोकल जो सिख कम्युनिटी के जो मेंबर्स थे उन्होंने भी अपने तरफ से कोशिश की कि कुछ डोनेशन करके आपके थ्रू रेड क्रॉस के हवाले करें। तो साथ ही साथ जिस तरह मैंने पहले भी वजाहत की कि फ्रंट लाइन पे जो मेडिकल हमारी टीम फ्रंट लाइन पे निकाल के काम कर रहा है, इसी तरह हमें डिस्ट्रिक्ट पुलिस भी कभी नहीं बोलना चाहिए सर कि जिसमें डिस्ट्रिक्ट पुलिस चीफ डॉक्टर विनोद कुमार साहब की सरबराही में भी काफ़ी आपको मैन पावर लॉ एंड ऑर्डर की उसमें भी आपको मिल रहा है। तो डिस्ट्रिक्ट पुलिस करगिल का ओवरऑल इस फाइट में इस कोविड में डिस्ट्रिक्ट पुलिस करगिल का कितना आपको सपोर्ट रहा है सर डॉक्टर विनोद कुमार के सुपरविजन में? देखो, जैसे मैं आपको बताता चलूं कि उनका सपोर्ट नहीं है, उनके कंधे के साथ कंधा मिला के काम करने वाला काम है। सिर्फ सपोर्ट ही नहीं है कि वो सिर्फ हमें सपोर्ट कर रहे हैं, भाई ये आप काम कर लो, कंधे के साथ कंधे मिला के जो है वो चल रहे हैं। जैसे वहाँ हम देखेंगे कि जितने भी एरियाज़ में हमारे नाकाज हैं जो कंटेनमेंट जोन में हैं, तो हम पुलिस के ज़रिए ही लोगों को कंट्रोल करते हैं, रोकते हैं। दूसरी, जैसे उनका PCR 24/7 चलता है, उसके ज़रिए जो भी इंफॉर्मेशन होती है डिसमिनेट होती है, हर जगह से इंफॉर्मेशन आती है, हमारे तक पहुँचती है, उसको हम जो इशूज़ होते हैं उनको सॉल्व करते हैं, और हमारी तरफ से भी जो मैसेज है वो उनके ज़रिए जाता है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि हमारे SSP साहब डॉक्टर विनोद साहब हर जगह पे जैसे देखें कि जहाँ पे भी हम जाते हैं तो एक एज ए टीम बन के जाते हैं, और उनका सपोर्ट जो है वो सिर्फ क्राइसिस में नहीं है, हमेशा से। जैसे आप देखें कि इतने हमारे चैलेंजेस आए हैं पिछले 1 साल के दौरान करगिल, खासकर करगिल डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तो जितने हैं वो हमने कंधे के साथ कंधा मिला के उनको हल किया है, सॉल्व किया है, और एज ए एक टीम का जो है वो हमने सबूत दिया है। तो इसके लिए मैं डॉक्टर विनोद साहब को और पूरी पुलिस की टीम को, चाहे वो सिपाही है, चाहे हवालदार है, चाहे ऑफिसर है, चाहे नॉन ऑफिसर है, तो इन सब का जो है मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने कंधे के साथ कंधा मिला के जो है वो काम किया है, और वो आगे भी ऐसे करते रहेंगे। और हमारे इसमें कोई भी किसी किस्म की लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन या लैक ऑफ कोऑपरेशन जो है वो बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल सर। सर कोविड-19 से हट के 2 क्वेश्चंस आपसे करना बहुत बिल्कुल ज़रूरी है सर, क्योंकि मुझे स्पेशली रिक्वेस्ट की है सर एक बार आपसे ये क्वेश्चन करें। हमारे कुछ पैरामेडिकल एम्प्लॉइज़ है सर, श्रीनगर में है सर, वो यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर उन्हें आपके नोटिस में भी उन्होंने दी है सर, वो लोग, उनका यही रिक्वेस्ट है सर कि उन्हें अपने यूटी लद्दाख में लाया जाए, क्योंकि जो कोविड हॉस्पिटल्स वगैरह जो बने हैं सर उनमें मैन पावर की ज़रूरत है। तो ये लोग वेल ट्रेंड हैं, ये लोग पिछले 10-12 सालों से श्रीनगर में जैसे सिक्किम्स और JMC में ये लोग अपना ये वगैरह कर रहे हैं सर। तो उस हवाले से कहीं आपके नोटिस में ऐसा कुछ आया कि नहीं सर? तो उनका ये कहना है सर कि बाहर से लाने के बजाय हमें ही अपने यूटी में ले जाए, ना कि हमें श्रीनगर यूटी में रखा जाए। तो इस टाइप के कुछ आपके नोटिस में है कि आप इस पे एज ए DM डिप्टी कमिश्नर आपकी क्या स्टेटमेंट है? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि क्राइसिस में कोई भी खिदमत हो, चाहे वो अपनों की हो, चाहे वो जहाँ हम काम कर रहे हैं उनकी हो, तो मुझे लगता है ये एक कौम की खिदमत है। चाहे मैं किसी कश्मीरी को खिदमत दे रहा हूँ, या जम्मू के डोगरे को दे रहा हूँ, या किसी गुजर बकरवाल को दे रहा हूँ, पहाड़ी को दे रहा हूँ, या लद्दाख में दे रहा हूँ, तो ये सर्विस एक ऐसी चीज़ है, मुझे लगता है कि ये लोग बहुत खुशकिस्मत हैं। ख़ासकर जो मेडिकल का अमला जितना भी है, मैं समझता हूँ कि सबसे खुशकिस्मत लोग हैं कि इस क्राइसिस में इनके सिवाय और कोई रोल इतना ज़्यादा प्ले नहीं कर सकता। क्योंकि पेशेंट को चेक करना है तो वो एक ट्रेंड मेडिकल ऑफिसर या ट्रेंड पैरामेडिक्स ही जो है उसको चेक कर सकता, दूसरा आदमी नहीं चेक कर सकता। तो सर्विसेज हैं इस क्राइसिस के दौरान। जैसे मैं आपको बताता चलूँ कि आप चाहे जम्मू में करें, श्रीनगर में करें और यहाँ पे करें, मुझे लगता है हमारी पैरामेडिक्स की और डॉक्टर्स की सर्विसेज को हमेशा से सराहा गया है। जैसे आपने देखा है कि ले के अंदर ही 2 हमारे जो पैरामेडिक्स के स्टाफ थे, तो उन्होंने वॉलंटियरली जो है वो कहा कि हम जो कोविड-19 पेशेंट, पॉजिटिव पेशेंट है, हम उनको जो है सर्विस करेंगे, हम उनका लुक आफ्टर करेंगे, टेक केयर करेंगे। तो मुझे लगता है, और बिना किसी मजहब के, मिल्लत के, मुझे लगता है ये सबसे खूबसूरत इनकी सर्विस है और इनका अंदाज है जिसमें ये काम करते हैं। बाकी जब हालात जब ठीक होंगे तो उसके बाद यूटी एडमिनिस्ट्रेशन कोई ना कोई डिसीजन इस पे लेगी कि किस तरीके से जो है वो लाया जाएगा या क्या डिसीजन होगा, वो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ही रहेगी। लेकिन मैं करगिल के हवाले से ये आपको बताऊं कि हमारे यहाँ पे भी लगभग
250 से 300 के करीब ट्रेंड पैरामेडिकल स्टाफ्स जो है वो यहाँ पे पैरामेडिक्स के हैं। तो हमने उनको भी जो है वो रजिस्टर किया है। अगर किसी किस्म का कोई क्राइसिस होगा हम उनको भी इन्वॉल्व करेंगे ताकि इस प्रॉब्लम से या इस बीमारी से लड़ने के लिए हमें आने वाले टाइम में कोई मुश्किल ना आए। और वो जहाँ पे भी हैं मेरी बेस्ट विशेज़ उनके साथ हैं। वो जहाँ काम कर रहे हैं इस क्राइसिस में, चाहे स्किम्स है तो वो भी हमारा हॉस्पिटल है, चाहे जीएमसी जम्मू है या श्रीनगर है वो भी हमारा हॉस्पिटल है, वो भी हमारे लोग हैं, हमारे ही देश के लोग हैं। तो मुझे लगता है कि आप किसी भी कोने से हों देश के, तो किसी भी आदमी की अगर देश के की आप खिदमत करेंगे तो वो मैटर नहीं करता है कि आप उस इलाके में कर रहे हैं या अपने घर में कर रहे हैं। खिदमत तो खिदमत है और मुझे लगता है कि अगर आप उनकी खिदमत कर रहे हैं जहाँ पे आप सर्विस कर रहे हैं तो ये सबसे बड़ी ड्यूटी है। बिल्कुल सर, एक दो सवालात हम करेंगे उसके बाद मैं प्रोग्राम कंक्लूड करूँगा। सर फिर भी एक बार आप ये एक बार क्लियर करें सर कि इस लॉकडाउन में कोई रिलैक्सेशन होगा कि नहीं सर, एक या 2 दिन? अभी हमारी तरफ से किसी किस्म का कोई भी हम रिलैक्सेशन नहीं कर रहे हैं। तो ये जो बाजारी उसकी वो सब रीज़न अफवाहें हैं? नहीं, इसमें ये जो बाजार में जो भी चीज़ें हो रही हैं ये सारी अफवाहें, क्योंकि हमारी मैनेजमेंट की एक टीम बैठी हुई है जो पूरा कंट्रोल मतलब सिस्टम पूरे को कंट्रोल किया है जिसने पूरे डिस्ट्रिक्ट में। तो हम उस टीम के साथ भी डिस्कशन कर रहे हैं कि किस तरीके से अगर जो रिलैक्सेशन जो हमें लगता है कि ये ज़रूरी है और इस ज़रूरत के हिसाब से जो है इसमें रिलैक्सेशन जो है वो की जाएगी। तो पूरा एक स्ट्रेटेजिक और प्लान्ड वे में जो है हम इसमें अगर कोई रिलैक्सेशन होगी तो वो हम करेंगे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमारी छोटी सी गलती का खमियाजा शायद बड़ा हो जाए और पूरे आवाम को जो है उसका नुकसान हो जाए। तो ये चीज़ हम नहीं चाहते हैं और हम यही चाहते हैं कि किस तरीके से इसको धीरे धीरे करके स्ट्रेटेजिक वे में प्लान्ड वे में जो है वो रिलैक्सेशन दी जाएंगी आने वाले टाइम में। लेकिन उसके ऊपर अभी कोई प्लान जो है वो हमने फाइनलाइज नहीं किया, हम उस पे वर्क कर रहे हैं। जो एज ए डीएम एज ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अभी तक कुछ प्लान नहीं है, चाहे वो स्टूडेंट्स को इवैक्यूएशन करना हो या जो लोग फंसे हैं उनको यहाँ आना या रिलैक्सेशन है जितने भी अपने हेडक्वार्टर में जो फंसे हो जो अपने अपने गांव जाना चाहता है, अभी तक आपकी तरफ से ऐसा कोई बात छेड़ा नहीं है। जो भी आप होगा इन फ्यूचर सिस्टमेटिकली प्लान के हिसाब से होगा आपका कहने का मतलब पब्लिक में आएगा। जी बिल्कुल आएगा। तो मेरा जी सर जी बताएं। तो मेरा लास्ट क्वेश्चन, आप कुछ बताना चाहते हैं? मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि मेरी अपील जितने भी हमारे करगिल के हैं और सबसे मेरी अपील यही है कि ये समय एहतियात बरतने का है, समझदारी से काम लेने का है। कोई ऐसी गलती हम ना कर बैठें कि जिसका खमियाजा हमें जो है वो आने वाले मुस्तकबिल में भुगतना पड़े। तो इसलिए जितना जिस तरीके से जो हमारी कैपेसिटी है उसके हिसाब से ही हम लोग जो है वो काम करें तो मुझे लगता है उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये जितना आसान रहेगा, जितना प्लान रहेगा और बिना किसी डर के, खौफ के और दहशत के जो है अगर हम काम करेंगे तो मुझे लगता है कामयाबी मिल सकती है। बिल्कुल। तो बस मैसेज के साथ मैं ये प्रोग्राम आपका कंक्लूड करूँगा। इसके अलावा अगर आपकी अपनी तरफ से सोशल या रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन को आपकी तरफ से कोई फ्रूटफुल मैसेज और करगिल के अवाम को और इसके अलावा जो आपको कंधे से कंधा मिला के इस जंग में जो आपको सपोर्ट दे रहे, चाहे वो इंडिविजुअली हो, मैंने पहले भी बोला जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल जो मिसाल है जो लोकल सिख कम्युनिटी जो 2-3 घराने हैं उन्होंने भी अपनी तरफ से कोशिश की कि आके इस मुसीबत घड़ी में आपको साथ दे। तो मेरा यही लास्ट क्वेश्चन होगा सर, आपकी क्या फ्रूटफुल मैसेज रहेगी जो कंधे से कंधा मिला के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये नीयत की बात है और जज्बे की बात है, ठीक है ना। चाहे आप 1 हों या 100 हों या 1.25 लाख हों, मैटर नहीं करता। एक इस समय साथ की, उनके जज्बे की, उनकी हौसला अफजाई की जो कीमत है, मुझे लगता है पैसे से वो कीमत कभी उतर नहीं सकती। चाहे वो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे हमारे सोशल ऑर्गेनाइजेशन हो। तो मैं इनका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जैसे हमारा IKMT है, ISK है, जैसे हमारी सिख जो कमेटी है या जो हिंदू है या अल रज़ा बाकरिया जो ये हैं या हमारी काउंसिल है, मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ क्योंकि इनके कोऑपरेशन के बिना या इन सारी चीज़ों के बिना हमारे काम को जो है वो स्ट्रेंथनिंग मिली है, तक़वियत मिली है और इस चीज़ में हम जो है वो कामयाब हुए हैं। और मेरा मैसेज यही है कि हमारी जो मेडिकल की टीम है, हमें उनका ख्याल रखना चाहिए। तो अगर हम घरों में रहेंगे तो हमारी टीम सेफ़ रहेगी। अगर हम घरों में नहीं रहेंगे तो सबसे पहली टीम जो सबसे पहला फ्रंट लाइन वर्कर है वो हमारी रेवेन्यू की टीम है, पुलिस की टीम है और मेडिकल की टीम है।
तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इनकी जान और माल की हिफाजत करते हुए हमें इसको ख्याल रखना है। जैसे मैं एक चीज़ और यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि हमारे 2 डॉक्टर हैं जो बहुत अच्छा उन्होंने स्टार्टिंग में बहुत अच्छा काम किया। डॉक्टर जलील है, डॉक्टर विलायत अली है। तो इन लोगों ने बहुत अच्छे से काम किया। आइसोलेशन वार्ड को कंप्लीट वे में इन्होंने मैनेज किया, क्वारंटीन को जो है वो इन्होंने मैनेज किया और बहुत अच्छे से मैनेज किया, और जिसके बेसिस पे जो है आज हमारे अच्छे काम जो है वो चल रहे हैं। मैं पर्टिकुलरली जो मेडिकल की हमारी टीम है, जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं, मैं उनको मुबारकबाद भी देना चाहता हूँ और मैं उनके हक़ में दुआ भी मांगना चाहता हूँ और दुआ करता हूँ कि उन लोगों की जान की जो है वो हिफाजत रहे, वो सलामत रहें। वो सलामत रहेंगे तो हमारे बाकी के लोग भी जो हैं वो सलामत रहेंगे। सर, आपको क्या लगता है सर कि इससे पहले भी कमिश्नर सेक्रेटरी के द्वारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने सुना 77% जो है लद्दाख जो है इसको केयर जितने भी स्टेबल जो पॉजिटिव केसेस थे सर वो स्टेबल है। 71% जो है लद्दाख जो है कोविड-19 को हराने में कामयाब रहा। तो आने वाले दिनों में इन फ्यूचर आपको लगता है सर कि कोविड-19 जैसे ये ख़तरनाक बीमारी उनसे हमें बहुत बड़ा जो है छुटकारा मिल सकता है? मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है। जैसे अभी हमने करगिल में लॉकडाउन किया हुआ है, पूरे लद्दाख में अभी लॉकडाउन है। तो जिस तरीके से लोग अगर एहतियात करेंगे, यही पॉलिसीज़ हमारी चलती रहीं और साथ साथ में हमारी एसेंशियल कमोडिटीज़ की अवेलेबिलिटी भी लोगों को हम जो है वो वक्तन फ़क्तन प्रोवाइड करेंगे, तो मुझे लगता है इन जो ये इतने इक़दामात लिए हुए हैं, इनके तहत जो है मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में जो है वो छुटकारा मिल सकता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो ये थे जनाब बसीर हाफिज़ चौधरी साहब, डिप्टी कमिश्नर CEO LHDC करगिल, और आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी इन्हें कह सकते हो। तो अभी तक डिस्कस कर रहे थे ओवरऑल कोविड-19 पेंडेमिक को लेके, और जो कंटेनमेंट जो एरियाज़ जो बना है सांको और चिकतन, उस पे प्रिकॉशनरी मेजर्स को लेके भी बात की, अरेंजमेंट और फैसिलिटीज़ ड्यूरिंग कोविड-19 उस पर भी डिटेल बात हुई, और ड्यूरिंग लॉकडाउन जो जितने भी लोग आगे पीछे फंसे हैं उन्हें क्या करना है, रिलैक्सेशन पे भी काफ़ी इन्होंने बात की, और स्पेशली स्टूडेंट इवैक्यूएशन को लेके बात हुई, और उसके अलावा जो लोग फंसे हुए हैं देश के दूसरे हिस्सों में, और बिलखुसूस उससे भी इम्पोर्टेंट जो है एसेंशियल कमोडिटीज़ को लेके भी बात हुई, और एलो जो डिप्यूट किए गए हैं डिफरेंट जगहों पे उन पे भी बात की, और उसके साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का ने थैंक्स की जो इन्हें इस मुश्किल घड़ी में जो उन्हें वक्तन फ़वक्तन उन्हें जो सपोर्ट कर रहा है। और साथ ही साथ आपको और एक भी बात बताते चलूँ, जिस तरह फ्रंट लाइन पे पैरामेडिकल टीम और पुलिस के अमले जो फ्रंट लाइन पे अभी इस कोविड-19 में जो काम कर रहे हैं, साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी आगे आके फ्रंट लाइन पे ये जो है काम कर रहे हैं। और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चलूँ कि मैंने पहले भी आपको वजाहत की कि जब हिंदुस्तान में किसी भी जगह लॉकडाउन का कोई सिस्टम ना था, उसी वक्त जब पहला केस जो करगिल में आए थे, पहले 2 केस, उसी वक्त डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत 144 के तहत करगिल में रातों रात जो है लॉकडाउन की गई थी। तो अगले हफ्ते फिर मिलते किसी और एक शख्सियत के साथ, किसी और एक पैनलिस्ट के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। इस वक्त मेरे साथ कैमरा लाइन पे जुड़े हैं सीनियर वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद साहब और सीनियर वीडियो जर्नलिस्ट करमजीत सिंह और हुसैन खालू। खुदा हाफिज़।